अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम है नकी। आज है 24 अक्टूबर 2020 और आज मैं आपका बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ कि आज मेरे 1000 सब्सक्राइबर्स चैनल पे मुकम्मल हो गए हैं और अल्लाह ताला का बहुत शुक्र है। और उसके बाद आप लोगों का बहुत शुक्रिया जिन्होंने मेरी वीडियोस देखी, उन्हें पसंद किया, लाइक किया, सब्सक्राइब किया, उनको शेयर किया, कमेंट्स किए। तो मैं आप लोगों का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। और ऑल्दो मेरे पास कुछ वीडियोस बनी पड़ी हैं जो एडिटिंग प्रोसेस में चल रही हैं साथ साथ, लेकिन मैंने सोचा कि 1000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट होने पे मैं वो वीडियो बनाता हूँ जो कि मेरे से चैनल पे, इंस्टाग्राम पे, पर्सनल मैसेजेस पे सबसे ज़्यादा जो चीज़ पूछी जाती है। तो आज मैंने फ़ैसला किया है कि वीडियो कुछ इस तरह से होगी कि मैं एक ऐसे शख्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इमिग्रेशन प्रोसेस स्टार्ट से बताऊंगा कि जिसको कुछ भी नहीं पता। जैसे 2018 में मैं सोच रहा था, जब मैंने ये शुरू किया कोई गाइडेंस नहीं थी, इंटरनेट से थोड़ा बहुत देखा, लेकिन पाकिस्तानी स्पेसिफ़िकली कि एक पाकिस्तानी को क्या क्या करना पड़ता है वो चीज़ें मुझे नहीं थी मालूम। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको लेके चलूँगा ताकि एक ऐसा शख्स जिसने ग्रेजुएशन की हुई है, पढ़ा लिखा है, दुनिया का उसको पता है, जॉब करता है, लेकिन कनेडियन इमिग्रेशन या किसी भी इमिग्रेशन के बारे में स्पेसिफिक जो चीज़ें हैं, जो स्टेप्स, जो स्टार्टिंग है जिसके लिए आप कंसल्टेंट को 2.5-3 लाख रुपया देते हैं, वो देने की बजाय अगर वो ये वीडियो देख ले तो उसको एक स्टार्टिंग पॉइंट मिल जाएगा। तो ये इस वीडियो का मकसद होगा। मैं आपको अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे लेके चलूँगा इसके बाद, जहाँ पे मैं वॉइस ओवर करूँगा साथ में, और आपको एक एक स्टेप, यानी कि आप पहले दिन जब कंप्यूटर पे बैठे तो आपने क्या खोलना है, किस वेबसाइट पे जाना है और क्या चीज़ आपने देखनी है और किस चीज़ के ऊपर आपने पैसे खर्चने हैं और उसको किस तरह लेके चलना है। तो हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। ये काफ़ी सारी वीडियोस होंगी, ये उस सीरीज़ की एक पहली वीडियो होगी आज। और आई होप आपको वीडियो अच्छी लगे। अगर अच्छी लगे तो इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा। अगर आप समझते हैं कि जो मैं काम कर रहा हूँ वो आपके या किसी के फ़ायदे के लिए अच्छा हो सकता है तो वीडियो शेयर कीजिएगा। चैनल आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अब मैं आपको कंप्यूटर की स्क्रीन पे लेके चलता हूँ, तो आपसे वहाँ पे मिलते हैं। तो जनाब, अब हम मेरे कंप्यूटर की तरफ आ गए हैं और मैंने यहाँ पे पहले से ही वो 3 टैब्स खोल के रखी हुई हैं जो कि हमें ये प्रोसेस स्टार्ट करने के लिए चाहिए होंगी। तो सबसे पहला काम जो हमने करना है, हमने आना है यहाँ पे। ये तीनों लिंक्स मैं आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में इंशाल्लाह दे दूँगा। तो सबसे पहले आप आएंगे कॉम्प्रिहेंसिव रैंकिंग सिस्टम टूल के अंदर। ये कनाडा की गवर्नमेंट का ऑफिशियल टूल है, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, इस वेबसाइट पे आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो सबसे पहले वो पूछ रहे हैं कि ये टूल आपने यूज़ करना है कि अगर आप एलिजिबल हैं एक्सप्रेस एंट्री प्रोग्राम के लिए, अभी तक आपने अपनी प्रोफाइल नहीं भरी और आप देखना चाहते हैं कि आपका स्कोर कितना होगा, और या फिर आपको इनविटेशन टू अप्लाई आ गया है तो आपको जो है वो देखना है कि अगर मैं अपनी प्रोफाइल के अंदर क्या क्या चीज़ें चेंज कर सकता हूँ अगर मेरा स्कोर थोड़ा बहुत मुझे चेंज करना है। तो हम स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले मैं इसको इन्फॉर्मेशन से फिल करता जाऊंगा और जहाँ पे कुछ पर्सनल इन्फॉर्मेशन होगी और वो ज़रूरी होगी तो वो मैं ब्लर कर दूंगा, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए हम इसको यहाँ पे कर देते हैं सिंगल। हाउ ओल्ड आर यू। जब मैंने अप्लाई, मैं वही डेटा पुट करूँगा जो मैंने एप्लीकेशन के वक्त डाला था। तो जब मैंने एप्लीकेशन के वक्त डाला था तो मैं उस वक्त 29 ईयर्स का था। ये 2018 की बात है। तो उसके बाद जी, हाँ, लेवल ऑफ एजुकेशन आपका क्या है। तो अब आपने ये बैचलर्स डिग्री 3 और मोर ईयर्स एट अ यूनिवर्सिटी, कॉलेज और अ टेक्निकल स्कूल ये डाल दिया। फिर वो आपसे पूछ रहा है कि आपने कोई कनेडियन डिग्री या डिप्लोमा आपने लिया है या नहीं। तो मैंने नहीं लिया था। ऑफिशियल लैंग्वेजेस कनाडा के अंदर इंग्लिश और फ्रेंच हैं। तो अब आप बताएं कि आपका दोनों लैंग्वेजेस के अंदर क्या क्या टेस्ट आपने दिए हैं। आर योर टेस्ट रिजल्ट्स लेस दैन 2 ईयर्स ओल्ड। क्योंकि आइल्स 2 साल के लिए वैलिड होता है, इसलिए वो ये पूछ रहे हैं। तो आपको मेक श्योर करना है कि जब आप अप्लाई कर रहे हो तो आपका आइल्स का रिज़ल्ट वैलिड हो। कई लोगों ने पहले भी आइल्स करके रखा होता है, तो इसके लिए वैसे भी आपको आइल्स जनरल ट्रेनिंग चाहिए, एकेडमिक नहीं चाहिए, और 2 साल से कम वो उसकी मुद्दत होनी चाहिए जब आपने वो लिया हो। और उसके बाद अगली बात करें तो विच लैंग्वेज टेस्ट डिड यू टेक फॉर योर फर्स्ट ऑफिशियल लैंग्वेज। तो मैंने फ़र्स्ट ऑफिशियल लैंग्वेज अगर इंग्लिश रखी है तो मैंने उसके लिए आइल्स लिया था, और आइल्स के अंदर मेरा स्पीकिंग के अंदर स्कोर था जी 7.5 और 9 के दरमियान। लिसनिंग में था मेरा ये स्कोर, उसके बाद रीडिंग में था मेरा ये स्कोर, और राइटिंग में था मेरा ये स्कोर।
तो उसके बाद वो बोल रहे हैं कि डू यू हैव एनी अदर लैंग्वेजेस, क्योंकि फ़्रेंच भी एक ज़बान है और उसके एडिशनल पॉइंट्स होते हैं। तो आप में से जिन लोगों को फ़्रेंच आती है या वो समझते हैं कि वो सीख के उसका टेस्ट देना चाहते हैं तो उससे आपको फ़ायदा हो जाएगा, लेकिन मैंने यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल लगा दिया। वर्क एक्सपीरियंस ये एक ऐसा एरिया है जिसके ऊपर बहुत सारे सवाल आते हैं और इसके ऊपर डिटेल्ड वीडियो बाद में मैं बनाऊंगा कि NOC क्या होता है, नेशनल ऑक्यूपेशनल क्लासिफिकेशन, और वो लिस्ट क्या है और जॉब मार्केट के अंदर किस तरह उसको देखते हैं, क्योंकि लोगों के अक्सर सवाल होते हैं कि हम कौन सी जॉब का कौन सा एक्सपीरियंस हम लिस्ट करें तो हमें मिलेगा। और मैं हमेशा उनको यही कहता हूँ कि आपने ये सवाल का जवाब मैं नहीं आपको दे सकता, ये आपको पता है कि आप आके यहाँ पे क्या करना चाहते हैं। अगर एक शख्स डॉक्टर है और वो मुझे कहे कि मैं क्या डालूं कि मुझे यहाँ पे मिलने इमिग्रेशन मिलने में आसानी हो, तो मैं उसको ये नहीं कह सकता कि आप अपना टीचिंग एक्सपीरियंस डाल दें या इंजीनियरिंग या बिज़नेस। वो डॉक्टर हैं तो वो डॉक्टर ही हैं। तो इसलिए वो सवाल का जवाब मेरे से बेहतर आप लोग ख़ुद दे सकते हैं। तो खैर वो कह रहे हैं कि इसको पढ़ लेते हैं। द लास्ट 10 years हाउ मैनी ईयर्स ऑफ स्किल्ड वर्क एक्सपीरियंस इन कैनेडा डू यू हैव। तो चूँकि कनाडा में हम में से काफ़ी लोगों ने काम नहीं किया हुआ तो उसको हम नन और लेस देन अ ईयर कर देंगे। और फिर दूसरा सवाल है कि आखिरी 10 सालों में फ़ॉरेन स्किल्ड वर्कर एक्सपीरियंस क्या है। फ़ॉरेन का मतलब ये हमारे हिसाब से फ़ॉरेन नहीं कि पाकिस्तानियों के लिए फ़ॉरेन, वो कनाडा के पॉइंट ऑफ व्यू से फ़ॉरेन कह रहे हैं। तो कनाडा के लिए कनाडा से बाहर का एक्सपीरियंस फ़ॉरेन एक्सपीरियंस होगा। तो पाकिस्तान का एक्सपीरियंस अगर आपने जॉब किया पाकिस्तान में, दुबई में, बहरीन में, यूएई कहीं भी, तो वो कनाडा से बाहर ही काउंट होगा, तो वो फ़ॉरेन एक्सपीरियंस है। तो मेरे पास 3 years और मोर का एक्सपीरियंस था तो वो मैंने डाल दिया। उसके बाद वो कहते हैं कि क्या आपको सर्टिफिकेट ऑफ क्वालिफ़िकेशन फ्रॉम अ कैनेडियन प्रोविंस, टेरिटरी या फेडरल बॉडी मिला है। तो मुझे ऐसा कुछ भी नहीं मिला था तो इसको मैं कर दूंगा नो। एडिशनल पॉइंट्स आपको मिल सकते हैं अगर आपके पास एक जॉब ऑफ़र है और वो लेबर मार्केट असेसमेंट जो ये लोग यहाँ पे करते हैं कि क्या हमें मार्केट में ऐसी जॉब्स हैं जिनके लिए हमारे पास कनाडा में जो रिसोर्सेज हैं वो नाकाफ़ी हैं और अब हमें बाहर की तरफ देखना पड़ेगा, क्योंकि सबसे पहले जॉब का हक़ यहाँ पे कैनेडियन सिटीजन्स का होता है। अगर कैनेडियन सिटीजन्स वो जॉब फुलफ़िल नहीं कर सकते, यानी अगर एक इंजीनियर की जॉब है, इंजीनियर भी छोड़ें, एक सेल्स की जॉब है, लेकिन कनाडा में उस एम्प्लॉयर ने ऐड दिया मार्केट में, वो 2-4 महीने ऐड लगा रहा, कोई नहीं मिला, उसने प्रोसेस चलाया, 2-4 लोगों को इंटरव्यू किया, कोई पसंद नहीं आया, फिर चलाया, फिर नहीं मिला, फिर वो अल्टीमेटली वो डेटा लेके गवर्नमेंट को देगा कि भाई देखें मैं इतने अरसे से बंदा ढूंढ रहा हूँ, तो मेरा टाइम भी लग रहा है, मेरा पैसा भी लग रहा है, लेकिन मुझे एक राइट रिसोर्स नहीं मिल रहा। तो आप मुझे अलाउ करें कि मैं वो जो पूल आपके पास इतना कैंडिडेट्स का बना हुआ है मैं उसको देखूं और उसके अंदर से फिर अगर मुझे कोई कैंडिडेट पसंद आए तो मैं उसको जॉब ऑफ़र दे सकूं। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आप भी आपने जॉब अप्लाई की हो, तो फिर ही वो देख सकेगा। खैर उस पर एक अलहदा बाद में बात करेंगे, लेकिन फ़िलहाल चूँकि हमारे पास जॉब ऑफ़र मोस्ट केसेस में नहीं होगी लोगों के पास, तो मैं इसको फ़िलहाल नो कर देता हूँ। मेरे पास भी नहीं थी क्योंकि मैं इसको उसी तरह फिल कर रहा हूँ जैसे मैंने तब किया था 2018 के नवंबर में। डू यू हैव अ नॉमिनेशन सर्टिफिकेट। अच्छा, अब ये बड़ी मज़े की बात है, क्योंकि मैं PNP पे आया हूँ, लोग मुझसे बहुत पूछते हैं जी आप PNP पे आए, आपने ये किया, आपने वो किया। जब मैंने अप्लाई किया था तो मैंने फेडरल स्किल वर्कर पे ही अप्लाई किया था और मेरे पास उस वक्त कोई PNP नहीं था। PNP मुझे बाद में मिला था, तो इस वक्त फ़िलहाल मैं इसको नो करूँगा, क्योंकि अगर मैं इसको येस करूँगा तो वो फिर 600 पॉइंट्स ऐड करेगा मेरे स्कोर के अंदर। लेकिन चूँकि एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन मेरे पास कोई ऐसी चीज़ नहीं, अभी आप समझे आपके कनाडा के पास आपसे मुतल्लिक कोई डेटा नहीं है, आप फर्स्ट टाइम अभी उस सिस्टम में एंटर होना चाह रहे हैं, तो इसलिए आपके पास कोई इमिग्रेशन नहीं नॉमिनेशन नहीं होगी, सॉरी। उसके बाद है जी, डू यू और योर स्पाउस और कॉमन लॉ पार्टनर इफ़ दे कम विद यू टू कैनेडा हैव एटलीस्ट वन ब्रदर और सिस्टर। मेरा यहाँ पे कोई जानने वाला नहीं था, ना मेरे किसी जानने वाले का जानने वाला था, तो इसको भी नो कर देंगे और फिर हम कैलकुलेट स्कोर पे आ जाएंगे। अब ये सारा उसने स्कोर दिया, अब इसकी क्या डिवीज़न है और वो क्या है वो हमारे लिए जानना इतना ज़रूरी अभी नहीं है, मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगा कि कहाँ पे हम इम्प्रूव कर सकते हैं। तो मेरा स्कोर बना था 438। तो अब हम इसको थोड़ा सा डाइसेक्ट कर लेते हैं। एज, ठीक है जी, एज 30 साल, मैं फिर बोलूँगा 30 साल तक मैक्सिमम एज के पॉइंट्स मिलते हैं। 31वें साल पे 5 पॉइंट कम हो जाते हैं और फिर हर आने वाले साल में 5 पॉइंट कम होते जाते हैं और मेरा हाल है 45 साल के बाद कोई पॉइंट्स नहीं आपको एज के मिलते, क्योंकि वो लोग चाहते हैं यंग एनर्जेटिक लोग जो आके इकॉनमी सपोर्ट कर सके। 45 के बाद इंसान में तब्दील होने की खासियत इतनी नहीं रहती, इसलिए उन्होंने एज के पॉइंट्स इस तरह से रखे हैं। तो 110 एज के पॉइंट्स मिले। एजुकेशन अगर आपने बैचलर मेरी तरह किया तो 120 ही मिलेंगे।
उसके बाद लैंग्वेजेस आपने आइल्स जो किया था उसके अंदर आपने अपना स्कोर जो डाला था उसको, वो जो मैंने 8777 CLB 9 के लिए होता है, मैंने जो डाला था वो 8777 से थोड़ा वो बनता CLB 9 ही है, क्योंकि मेरा राइटिंग में 7 था। अगर मेरा राइटिंग में 7.5 हो जाता तो वो CLB 10 बन जाता। लेकिन CLB 9 और 10 मैं आपको अभी करके दिखाता हूँ उसमें कितना फ़र्क है, और CLB 8 और 9 में कितना फ़र्क है, फिर आपको नज़र आएगा। तो ये हो गया आपका ह्यूमन कैपिटल फैक्टर्स, यानी कि आपकी प्रोफाइल के मोटे मोटे जो पॉइंट्स थे उससे। फिर स्पाउस, चूँकि मेरे पास मैं गैर शादीशुदा हूँ तो सब कुछ ज़ीरो है। उसके बाद स्किल ट्रांसफरेबिलिटी के अंदर आप आ जाते हैं ऑफिशियल लैंग्वेज प्रोफिशेंसी एंड एजुकेशन, क्योंकि आपने बैचलर्स डाला है, आइल्स डाला है, तो उसके उन्होंने आपको 25 दे दिए। फॉरेन वर्क एक्सपीरियंस, क्योंकि 3 साल और उससे ज़्यादा का एक्सपीरियंस डाला है तो 50 पॉइंट उसके मिल गए, लेकिन कनेडियन एक्सपीरियंस नहीं है तो उसके ज़ीरो मिल गए। उसके बाद आ जाए कॉम्प्रीहेंसिव रैंकिंग फार्मूला, उसमें उन्होंने ये सारा फार्मूला अपना बताया कि हमने इन तीनों को ऐड किया है, और आपके पास नॉमिनेशन नहीं है, जॉब ऑफ़र नहीं है, आपने कनाडा में पढ़ाई नहीं की, आपका कनाडा में कोई जानने वाला नहीं है, आपने फ़्रेंच नहीं पढ़ी हुई, तो एडिशनल पॉइंट सारे ज़ीरो हो गए और 438 ही मेरा टोटल बन गया। अब हम आ जाते हैं दोबारा यहाँ पे। तो मैंने आपको बोला था 8777। अब 8777 का मतलब है कि आपका जो है रीडिंग के अंदर 8 होता है, सॉरी लिसनिंग में 8 होता है और बाकी सब में 777 होते हैं। तो ये मेरे लिए सबसे जो आखिरी फैक्टर, यानी कह लें कि बॉटल नेक जिसको बोलते हैं, कि वो बन गया था, क्योंकि मेरे इसमें 7 थे। अब अगर मैं इसको बढ़ा देता हूँ, इसको हम 7.5 से 9 के दरमियान कर दें, ठीक है, इसको दोबारा कैलकुलेट पे लगाएं तो 3 स्कोर ऐड हो जाने चाहिए मज़ीद, तो 3 स्कोर ऐड हो गए और ये बन गए 441, जबकि ये जो मैंने डाला है अब ये CLB 10 के इक्विवेलेंट है। और CLB आप किस तरह चेक कर सकते हैं कि कितने पे कितना CLB होता है, आप सिंपल गूगल पे जाएं और CLB चेक लिख दें तो ये आ गया कनेडियन, ये भी मैं वीडियो उसमें दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। तो CLB 10 के लिए ये आ गया इंटरनेशनल आइल्स। अगर आप जो सेल्पिप एक और टेस्ट होता है वो दे रहे हैं तो उसके लिए ये, अगर आप आइल्स दे रहे हैं तो उसके लिए ये दिया हुआ है। अब आइल्स के केस में अगर आपने CLB लेवल 10 लेना है तो रीडिंग में आपके 8 होने चाहिए, राइटिंग में 7.5 होने चाहिए, लिसनिंग में 8.5 होने चाहिए और स्पीकिंग में 7.5 होने चाहिए। जिसको हम 8777 बोलते हैं वो ये है CLB 9, ये रहा CLB 9। उसमें लिसनिंग में आपके 8 होने चाहिए, मुझे लगता है मैंने शायद पहले रीडिंग बोल दिया तो माजरत, लेकिन लिसनिंग में आपके 8 होने चाहिए और बाकी तीनों कैटेगरीज में 7 होने चाहिए। अब अगर मैं अपने स्कोर की बात करूं जो कि यहाँ पे है, तो लिसनिंग में मेरे पास 8 से ऊपर ही थे, स्पीकिंग में मेरे पास 7 से ऊपर थे, रीडिंग में मेरे पास 7 से ऊपर थे और राइटिंग में मेरे पास एग्जैक्टली 7 थे। तो 8777 बन गया मेरा। अगर यहाँ पे मेरे 7.5 होते तो बाकी मेरे ऑलरेडी ज़्यादा थे तो मैं CLB 10 कर सकता था, लेकिन अब मैं आपको दिखाता हूँ कि CLB 8 और 9 में कितना फ़र्क है। उसके लिए वो कह रहा है कि 7.5 और बाकी सब में 6.5। तो हम इसको यहाँ चेंज कर लेते हैं कि हम लिसनिंग में 7.5 कर लेते हैं, ठीक है, और बाकी सब में 6.5 कर लेते हैं, स्पीकिंग में भी, रीडिंग में भी और राइटिंग में भी। ठीक हो गया जी। अब ये CLB 8 बन गए, मैंने अभी आपके सामने यहाँ से देख के ये डेटा एंटर किया। अब अगर CLB 8 की हम बात करें तो उस पर मैं अगर इसको दोबारा कैलकुलेट करता हूँ तो अब आप देखेंगे कि स्कोर मेरा 438 से 360 पे आ गया है। तो अच्छा खासा फ़र्क आपको हिट करता है। यहाँ पे आपको याद होगा 133 थे, वो अब 92 रह गए। इसी तरह यहाँ पे 25 थे पहले और वो 50 थे और वो अब 13 रह गए। तो आपको अच्छी खासी हिट पड़ती है CLB 8 लेने पे। अगर उसके मुकाबले में आप CLB 9 ले लें, अगर मैं इसको अभी भी जाके दोबारा स्कोर एडजस्ट कर दूं तो फिर आप देखेंगे कि ये 438 पे वापस आ जाता है। ये रहा 438 और वही चीज़ है कि 133 हो जाते हैं यहाँ पे, और सॉरी यहाँ पे 25 हो जाते हैं, मैंने गलत बोल दिया था, 13 की बजाय 25। तो कहने का मकसद ये है कि CLB 8 अगर आपका खुदा न खास्ता आप आइल्स देते हैं, आपका CLB 8 आता है, तो CLB 8 को मैं सजेस्ट करूँगा आप ज़रूर इम्प्रूव करें, क्योंकि 438 माइनस 360 दैट इज़ अ वेरी बिग नंबर, यानी ऑलमोस्ट कितना 82 पॉइंट्स बनते हैं। तो वो अच्छा खासा फ़र्क है। लेकिन अगर आप CLB 9 ले लेते हैं
और आपका जो भी स्कोर बनता है, तो आप अगर CLB 10 के लिए दोबारा आइल्स पे 30,000 रुपया खर्चते हैं, तो CLB 9 से जब आप 10 पे जाएंगे तो सिर्फ 3 पॉइंट्स आपके ऐड होंगे, जैसे मैंने अभी करके दिखाया था। तो ये 441 हो गया था। तो मैंने जब पहली दफ़ा आइल्स दिया था आई थिंक दिसंबर में 2018 के, तो मेरा जो CLB बन रहा था वो 8 बन रहा था, क्योंकि मेरे राइटिंग में जो थे वो कम थे, 6.5 थे। तो उसकी वजह से मेरा CLB में कम बन गया था, CLB 8 बन गया था। तो मैंने कहा नहीं, CLB 8 तो नहीं, मुझे CLB 9 लेना है, और वो लिया जा सकता है, क्योंकि मुझे थोड़ी बहुत गलतियां नज़र आई अपने टेस्ट में कि क्या क्या मैं इम्प्रूव कर सकता था राइटिंग के अंदर। तो मैंने उन चीज़ों पे फोकस किया, बाकी चीज़ें मेरी ठीक थी, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, लेकिन राइटिंग पे मैंने थोड़ा फोकस किया, और वो आधा बैंड जो कि कम था मैंने महीने बाद दोबारा दिया, और वो आधा बैंड मैंने इम्प्रूव कर लिया, तो वो CLB 9 बन गया। अब 9 बना तो वो उससे अच्छा खासा फ़र्क पड़ा, लेकिन 9 से 10 पे जाने पे मुझे कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ रहा था। 438 और 441, ऑल्दो एक एक नंबर इंपॉर्टेंट है, नो डाउट, लेकिन उस वक्त कट ऑफ 470 में घूम रहा था। तो मैंने सोचा कि बस मैं इतना कर लेता हूँ, और ये मेरे ख़्याल में काफ़ी, और बाकी अल्लाह पे छोड़ देते हैं। तो ये तो हो गया जी, काफ़ी लंबी डिस्कशन हमारी CRS कैलकुलेटर पर। और आप इसमें खेल सकते हैं कि शादी हुई है तो फिर अगर आपकी बीवी है तो उसकी एजुकेशन, आपकी एजुकेशन, आप अपनी मास्टर्स करते हैं तो उसका फ़र्क पड़ता है। आपका कोई जानने वाला कनाडा में, जानने वाले से मेरी मुराद है सिबलिंग, खून का रिश्ता, ये नहीं कि आपके दोस्त के फूफे के चाचे के मामे का बेटा रहता है तो उसके आपको पॉइंट्स मिलेंगे, ऐसा नहीं होगा। तो ये सारा कुछ करने के बाद जब आपने एक दफ़ा आइडिया ले लिया, क्योंकि मैं ये इस पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ कि एक शख्स जो कंप्यूटर पे पहली दफ़ा बैठा है इस नीयत से कि मैंने अब ये करना है, तो ये 4 टैब्स आपको अपने ब्राउज़र में सबसे पहले खोलनी पड़ेंगी। पहली टैब हो गई CRS कैलकुलेटर। अगली टैब पे आते हैं। अगली टैब आती है इस पेज की, इसको बोलते हैं वर्ल्ड एजुकेशन सर्विसेज। इनके 2 ऑफिसेज हैं जी, एक US में है और एक कनाडा में। तो आपने मेक श्योर कर लेना है, वैसे तो मैं लिंक ये CA वाला ही दूंगा, लेकिन आप ये वाले पेज पे हों, वेस्ट कनाडा पे, क्योंकि अगर आप वेस्ट US पे होंगे तो फिर आप सब कुछ US के लिए कर रहे होंगे। मेरा अकाउंट बना हुआ है, बट मैं चूँकि आपको दिखाना चाह रहा हूँ तो मैं यहाँ पर एक नया अकाउंट बनाता हूँ। तो हम अप्लाई नाउ पे जाते हैं। अब वो आपसे पूछेगा कि किधर के लिए आपने करना है, तो मैंने अगर कनाडा के लिए करना है, और फिर ये आ गई स्क्रीन। वो कह रहा है कि आपने स्टैंडर्ड एप्लीकेशन बनानी है या आपने ECA एप्लीकेशन बनानी है, जो कि इमिग्रेशन IRCC के मकासद के लिए यूज़ होती है। तो हमने इसी के लिए करनी है, तो हम इसी को सेलेक्ट करेंगे। ये इन्फॉर्मेशन मैं थोड़ी बहुत ब्लर कर दूँगा। यहाँ मैं इस वक्त रैंडम इन्फॉर्मेशन डाल देता हूँ। इसको कह देते हैं कि हम हैं चलें, और मेरे पास अभी कोई वेस्ट का रेफरेंस नंबर नहीं है। ईमेल आ गई, ये आ गया। एक पासवर्ड बना लेते हैं कोई भी, और पासवर्ड मेरा ख्याल मैंने गलत डाल दिया है, और री एंटर कर देते हैं पासवर्ड। उसके बाद सिक्योरिटी क्वेश्चन है, आप अपने पेट का नाम रख लें बिल्ला ऐसे ही ये मैंने रख दिया है, और आप एग्री, सब्सक्राइब अगर आपने करना है न्यूज़लेटर पे, नहीं करना आपकी मर्ज़ी है। और हम अकाउंट अपना क्रिएट कर लेते हैं। तो अब आपका अकाउंट बनना शुरू हो गया। अब वो आपसे पूछ रहा है कि ये आपने इन्फॉर्मेशन डाली, जेंडर सेलेक्ट कर लें, आप कंट्री सेलेक्ट कर लें, तो हम पाकिस्तान सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ से एड्रेस सेलेक्ट कर लें, तो हम एड्रेस डाल देते हैं कि अलिफ मोहल्ला बे रोड सी शाहरा, और ये हमारा एड्रेस हो गया। और सिटी हम डाल लेते हैं लाहौर, ठीक है जी। और जिस पे एस्ट्रिस्क लगा हुआ है वहाँ इन्फॉर्मेशन डालनी ज़रूरी है। आपको तो खैर सब कुछ ही डालना होगा, क्योंकि उन्होंने आपको मेल करना है। मैं इस वक्त फ़िलहाल यहाँ पे एक वक्ती जो है आपको समझाने के लिए वो डाल रहा हूँ। उसके बाद आप आ जाएंगे, ये उसने आपका ईमेल ये वो कंफर्म कर दिया, ये आपने जो भी सिक्योरिटी क्वेश्चन रखा था आप नेक्स्ट करेंगे। और उसके बाद आपके पास आ जाएगा कि जी क्या क्रेडेंशियल्स हैं जो आपने अर्न किए। अब आपकी एजुकेशन से रिलेटेड सवाल है, तो इसमें हम बात देख लेते हैं कि इफ़ यू हैव कंप्लीटेड लेस देन 1 फुल ईयर पोस्ट सेकेंडरी एजुकेशन, वेस्ट रिकमेंड्स दैट यू इंक्लूड योर सेकेंडरी एजुकेशन क्रेडेंशियल, ठीक है जी। ईच इंडिविजुअल मस्ट कंप्लीट अ सेपरेट वेस्ट एप्लीकेशन क्रेडेंशियल्स एडेड फॉर अदर इंडिविजुअल, यानी अगर आप और आपकी वाइफ अप्लाई कर रहे हैं तो वो एक
हर बंदा अपनी अलग प्रोफाइल क्रिएट करके अपने डॉक्यूमेंट्स खुद से करवाएगा। ये नहीं कि एक हस्बैंड या एक वाइफ ही अपने सारे जाने वालों के अपनी प्रोफाइल से ही अटेस्ट करवाए। कंप्लीटेड हो आपकी डिग्री, ज़ाहिर सी बात है, और फिर वो आईआरसीसी को भेजी जाएगी। और हम ऑक्यूपेशनल स्टडी, ट्रेड क्वालिफिकेशंस, शॉर्ट टर्म प्रोफेशंस और इस तरह के वर्क एक्सपीरियंस को एवेलुएट नहीं करते। इससे मुराद ये है, ट्रेड क्वालिफिकेशंस का मतलब होता है जो हम डिप्लोमा होल्डर्स हमारे भाई होते हैं। काफ़ी लोग मुझे सवाल करते हैं कि हमने करना है, तो ये लोग सिर्फ ग्रेजुएट यूनिवर्सिटीज़ की डिग्री जो कि HEC से लिंक हुई होती हैं पाकिस्तान के केस में और डिग्री देने की सलाहियत रखती हैं, ये उनकी डिग्रियों को अटेस्ट करते हैं। ये ऑक्यूपेशनल स्टडी और ट्रेड क्वालिफिकेशन बेसिकली पाकिस्तान में जो हम डिप्लोमा करते हैं, ये उसको नहीं कर सकते। तो if part of your education is part of your study for this credential was completed at a Canadian institution, तो फिर आपको, अगर आपने इस एजुकेशन का कुछ पार्ट, कुछ सेमेस्टर आपने कनाडा में कंप्लीट किए, तो फिर आपको एक वो सेपरेट एंट्री बनानी पड़ेगी। मैंने चूँकि नहीं किए, तो हम सिंपल जाएंगे ऐड क्रेडेंशियल्स पे। यहाँ पे आप अपना कंट्री ऑफ एजुकेशन सेलेक्ट करें, हम यहाँ पे पाकिस्तान सेलेक्ट करेंगे। टाइप ऑफ एजुकेशन में जाएँ तो मैं कहूँगा जी यूनिवर्सिटी एंड इंस्टीट्यूट्स ऑफ टेक्नोलॉजी पे आ जाएँ। नेम ऑफ़ इंस्टीट्यूशन, अब मैं यहाँ पे लिखना शुरू करूँगा तो आप देख सकते हैं कि वो नाम आना शुरू हो जाता है, बल्कि मैंने स्पेलिंग गलत कर दी है इसलिए नहीं आ रहा। तो यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, अगर यहाँ पे मुझे वो नज़र आ जाए, मैंने गलती कर दी है, तो ये आ गई मेरी यूनिवर्सिटी जी। उसके बाद डिप्लोमा जो आपने किया वो क्या था, तो वो अगर मैं मैका लिखता हूँ तो वो यहाँ पे बैचलर्स ऑफ मैकाट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग जो मैंने किया था। आपका फ़र्स्ट नेम आ गया, आपका लास्ट नेम आ गया, आपकी फील्ड ऑफ स्टडी, खैर अभी वो मुझे नहीं पूछ रहा, जिस साल में भी आपने किया था मैं रैंडम सा कोई साल डाल देता हूँ। और जो भी आपका दौरानिया था उसको आपने जो है वो फिल करना है। तो इसको हम 4 साल पूरे कर देते हैं, ये नहीं जी, ठीक हो गया। इसको आप कर देंगे सेव। अब ये एक फ़ील्ड बन गई है। अब ये एक डॉक्यूमेंट होगा जो ये आपसे रिक्वायर करेंगे कि आपने लिखा कि जी मुझे यूईटी से मैंने मैकाट्रॉनिक्स किया है, तो इसके रिलेटेड मुझे हमें ये डॉक्यूमेंट्स यूनिवर्सिटी से अटेस्ट करवा के एक सील्ड एनवेलप में भिजवाएं। वो इंस्ट्रक्शंस आपको बाद में मिलेंगी, अभी हम प्रोफाइल क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है जी। उसके बाद हमने एजुकेशन डाल दिया, फाइनल स्टेप आ गया कि रेसिपिएंट ही है। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, कॉपी ऑफ योर वेस्ट क्रेडेंशियल इक्विवेलेंट इवैल्यूएशन रिपोर्ट इज़ इंक्लूडेड इन द कॉस्ट ऑफ योर इवैल्यूएशन। यानी जो पैसे आप दे रहे हैं उसमें एक कॉपी जो कि आपको भेजी जाएगी, फिज़िकल कॉपी, वो उसकी कीमत में शामिल है। और आपकी कॉपी इस एड्रेस पे भेजी जाएगी जो कि मैंने अलिफ मोहल्ला बे रोड और सीन शाहरा लाहौर डाला हुआ है। तो आपने फिर दूसरी कॉपी, यानी ये रेसिपिएंट 1 थे जो कि आप हैं, और दूसरी जो इंस्टीट्यूशन है जिसको आप भिजवाना चाह रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि प्लीज़ ऐड द इमिग्रेशन इंस्टीट्यूशन यू वांट योर रिपोर्ट सेंड टू। यू मे ओनली ऐड इंस्टीट्यूशंस फ्रॉम आवर प्री अप्रूव्ड लिस्ट। ईच इंस्टीट्यूशन यू ऐड विल रिजल्ट इन एन एडिशनल फ़ी ऑफ $30 प्लस शिपिंग एंड हैंडलिंग। आखिरी बात जो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए वो ये है कि इमिग्रेशन, रेफ्यूजीज़ एंड सिटीज़नशिप कैनेडा यानी IRCC जो कि हमारा इदारा है सिटीज़नशिप और परमानेंट रेजिडेंस की हासिल करने के लिए, फॉर्मरली नोन एज सिटीज़नशिप एंड इमिग्रेशन कैनेडा, इज़ एडेड बाय डिफ़ॉल्ट। ये इदारा बाय डिफ़ॉल्ट शामिल है। दिस इज़ अ मैंडेटरी रेसिपिएंट एंड कैन नॉट बी डिलीटेड। ये ऑलरेडी ऐड हुआ हुआ है, आप देखें कि ये ऑलरेडी आपको उन्होंने ऐड करके दिया हुआ है कि हम इनको इलेक्ट्रॉनिक कॉपी जो है वो भेजेंगे। और दिस इज़ अ मैंडेटरी एंड इफ़ यू वांट टू अप्लाई फॉर अ PNP प्रोग्राम प्लीज़ ऐड द प्रोग्राम एज अ रेसिपिएंट। अगर आपको PNP मिल चुका है पहले से या अगर बाद में मिलता है तो फिर आपको वो ऐड करना पड़ेगा कि भाई एक कॉपी आप उसको भी भिजवा दें, और वो फिर आपसे $30 एक्स्ट्रा बाद में मांगेंगे। तो अभी के लिए आपको एक कॉपी आपको मिलेगी और एक कॉपी इलेक्ट्रॉनिक कॉपी आपको जो है हार्ड कॉपी मिलेगी, और इनको एक इलेक्ट्रॉनिक कॉपी भेज दी जाएगी ऑटोमेटिकली। आपको कुछ भी नहीं करना, आपने बस नेक्स्ट दबा देना है। अच्छा जी, अब ये हो गया। तो अब ये कह रहे हैं कि आपका पैकेज जो आपने सारा कुछ हमें दिया है, तो आपने इमिग्रेशन के पर्पज़ के लिए आप ये कर रहे हैं, और ये उसके फीचर्स हैं कि ECA रिपोर्ट जो आपको ऑनलाइन हम भेजेंगे वो PDF की फॉर्म में होगी। ECA रिपोर्ट जो IRCC को मिलेगी वो भी इसमें शामिल है। ऑफिशियल पेपर रिपोर्ट, एडिशनल शिपिंग और हैंडलिंग, अभी अब वो आपको बताएंगे कि वो शामिल करते हैं हम, वो भी इसमें शामिल है। और इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज ऑफ योर रिपोर्ट एंड वेरीफाइड ट्रांसक्रिप्ट फॉर फ्यूचर यूज़, यानी हम अपने सर्वर पर आपकी रिपोर्ट संभाल के रखेंगे,
तो जी वो भी इसमें शामिल है। और इस सारी चीज़ की उन्होंने ख़र्चा आपको कह दिया कि $220 है। अब ये याद रखें कि ये 220 कनेडियन डॉलर है, क्योंकि हम एक कनेडियन वेबसाइट के ऊपर हैं। आगे आ जाते हैं। अच्छा, अब आखिरी चीज़ जो वो पूछ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि पेपर एप्लीकेशन जो पेपर रिपोर्ट है वो हमने आपकी उसमें शामिल रखी है, लेकिन अगर हम आपको स्टैंडर्ड पोस्ट से, जिस तरह पाकिस्तान पोस्ट है इसी तरह कनाडा पोस्ट है, और ये आपस में एक मुल्क से दूसरे मुल्क डाक का सिस्टम जिस तरह चलता है तो वो चलता है, लेकिन वो $10 है उसकी फ़ी, वो स्टैंडर्ड है, लेकिन वो अनट्रैक्ड होती है, उसकी कोई ट्रैकिंग नहीं है। अगर वो रास्ते में गुम जाए तो अल्लाह मालिक है। लेकिन दूसरी तरफ जो ट्रैक्ड है वो यूपीएस या टीएनटी बेस, जिस तरह फेडेक्स हो गई, डीएचएल हो गई, अगर आप इससे भिजवाते हैं तो फिर आपको 10 नहीं $85 खर्चने पड़ेंगे। मैंने अपने टाइम पे ये ऑप्शन सेलेक्ट की थी, लेकिन मैं आपको एक्सपीरियंस से बता सकता हूँ, क्योंकि आपको रिपोर्ट की सॉफ्ट फॉर्म भी भेजी जाती है ईमेल के थ्रू, और आईआरसीसी को भी भेज दी जाती है, और जब आपने किसी और इदारे को भेजनी होती है तो आप इन्हीं को $30 देते हैं और यही उनको भेजते हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप बेशक यही ऑप्शन सेलेक्ट कर लें कि अगर मिल जाए तो ठीक है, और अगर ना भी मिले तो आपको हार्ड सॉफ्ट कॉपी आपके पास मौजूद रहेगी। तो $85 यहाँ पे ख़र्चने की ज़रूरत मेरे हिसाब से, मैंने ये किया था, लेकिन चूँकि मुझे थोड़ा सा था कि पता नहीं होता नहीं होता डाक पाकिस्तान में, आपको पता, और मैं पहली दफ़ा कर रहा था, मेरे पास गाइडेंस नहीं थी, बट मैं आपको अब ये बता सकता हूँ अपने एक्सपीरियंस से कि इसकी ज़रूरत नहीं है। आप अपने पैसे बचाएं, ये ऑप्शन सेलेक्ट करें। और ये मेरे जितनी भी मैंने अभी वो अप्लाई किया वो सारी ईमेल्स आनी शुरू हो गई। खैर, हम प्रोसेसिंग पे चले गए। अब फाइनल उसने कहा जी आपकी एजुकेशन है बैचलर्स मैकाट्रॉनिक्स में, यूईटी से आपने पढ़ाई मुकम्मल की है, ये वो आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो हम जो है वो अब आपने डॉक्यूमेंट जो भेजने हैं वो ये है। अब जब आप एप्लीकेशन कंप्लीट करेंगे आपको एक रेफरेंस नंबर मिलेगा, वो आपको बोलेंगे रेफरेंस नंबर का एक प्रिंट आउट लें, इस चीज़ का प्रिंट आउट लें और इसको अपने एनवेलप के बाहर लगा के इस पे रेफरेंस नंबर वो लिखें जो कि आपकी एप्लीकेशन का मिलेगा आपको। ऑन ऑल एनवेलप्स, जितने भी आप पेजेस भेज रहे हैं उसको एनवेलप्स भेज रहे हैं, इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर डॉक्यूमेंट्स दैट अराइव विदाउट अ रेफरेंस नंबर, क्योंकि ये लोग सेग्रीगेट उस बेस पे करते हैं, तो अगर आप नहीं लगाएंगे तो आपकी एप्लीकेशन आगे पीछे हो सकती है और वो जिम्मेदारी नहीं लेते। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपने नहीं भेजने कभी भी, ठीक हो गया जी। आपने अगर वेस्ट कहता है जबकि वो जो कि वो कभी भी नहीं कहेगा, आपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स कभी नहीं भेजने, हमेशा सर्टिफाइड अटेस्टेड फ़ोटोकॉपीज़ चलती हैं इस तरह के कामों के लिए, ठीक हो गया। क्योंकि जब वो एक दफ़ा डॉक्यूमेंट ले लेंगे तो वो इनकी प्रॉपर्टी बन जाता है और वो आपको वापस नहीं करेंगे। तो कभी भी गलती ना कीजिएगा कि मैं अपना ओरिजिनल डिग्री या ट्रांसक्रिप्ट या डीएमसी या जो भी आपका वो आप ओरिजिनल भेज दें, क्योंकि वो गलत हो जाएगा। इसको आप नेक्स्ट करते हैं। तो ये उसने मुझे एक मेरा सारा रिव्यू दे दिया कि ये एड्रेस है, ये आपने सारी इन्फॉर्मेशन एंटर की है, ये सारा आपका एजुकेशन वाला आ गया, और उसके बाद ये आप पहले रेसिपिएंट हैं, दूसरा रेसिपिएंट जो है आईआरसीसी है, $230 प्लस जो इसके अंदर और अभी ख़र्चे ऐड होंगे। तो आप इनको कह देंगे जी मैं ये भी ऑथराइज़ करता हूँ, मैं ये भी ऑथराइज़ करता हूँ, मैं ये भी ऑथराइज़ करता हूँ, और मैं टर्म्स एंड कंडीशंस भी करता हूँ। और फिर आप नेक्स्ट करेंगे तो फिर वो आपसे पूछ रहा है कि अपनी डेट ऑफ बर्थ, तो सारा डेटा आप कंफर्म करते हैं, आप कंफर्म का बटन दबाएंगे और फिर वो आपको ये ऑप्शन देता है कि अगर आप कनाडा में रहते हैं तो फिर टैक्स और तरह से होगा, अगर आप कनाडा में नहीं रहते, आप कनेडियन रेजिडेंट नहीं हैं, तो वो टैक्स आप पे अप्लाई नहीं होगा। तो आप ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। मैं फ़िलहाल ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर देता हूँ। तो ये जो 13% का एक टैक्स है ये आपको नज़र नहीं आएगा, क्योंकि मैंने जब डाला है कि मैं कनाडा में हूँ तो इस वजह से वो ये वाला मुझे $29 डाल रहे हैं। तो ये जी आपकी फ़ाइनल बनेगी $260, मैं इसको कहूँगा $260 कनेडियन डॉलर टोटल फ़ी है। आपको पेमेंट इसी पॉइंट पे करनी होगी, जब तक आप पेमेंट नहीं करेंगे कुछ भी बात आगे नहीं बढ़ेगी। तो आप क्रेडिट कार्ड से करना चाह रहे हैं, वेस्टर्न यूनियन से करना चाह रहे हैं, या मनी ऑर्डर भेजना चाह रहे हैं, मैंने क्रेडिट कार्ड से की थी, आप ये सेलेक्ट करें, सबमिट करें, वो आपको इस पेज पे ले जाएगा कि भाई ये $260 हैं। आप अपने क्रेडिट कार्ड का सारा नंबर वगैरह डालें और उसके बाद जो है बिलिंग इन्फॉर्मेशन डालें, इसको आप पेमेंट सबमिट करेंगे, वो आपको वापस उसी पेज पे ले जाएगा और फिर वो आपसे कहेगा कि मुझे अब अपनी ट्रांसक्रिप्ट और वो सारी चीज़ें जो है ना आपने भेज देनी है। वो पूरी आपको एक इंस्ट्रक्शंस की ईमेल आएगी कि किस तरह से आपको डॉक्यूमेंट्स भिजवाने हैं वेस्ट को। और इस प्रोसेस में उनको तकरीबन 45 दिन, तकरीबन 4 से 6 हफ्ते
का टाइम लगता है, और उस दौरान अगर कोई इशू नहीं आता तो 6 हफ्ते बाद आपको मेल आ जाएगी सबसे पहले, और फिर चूँकि पोस्ट हो सकते थोड़ी लेट हो जाए तो वो बाद में आएगी, लेकिन IRCC को उसी वक्त इन्फॉर्मेशन भेज दी जाएगी जब आपको ईमेल आएगी। ये हो गया। अब तीसरा स्टेप पे हम आ जाते हैं, ये भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अब 2 इदारे हैं, एक है जी ऑस्ट्रेलियन इंग्लिश ऑर्गेनाइजेशन, मुझे नाम ज़हन से निकल गया, अभी हम देख लेते हैं। हाँ जी, AEO है, आई थिंक AEO है। तो AEO एक इदारा है जिसमें पाकिस्तान से लोग आइल्स करते हैं, और दूसरा है ब्रिटिश काउंसिल। मैंने ब्रिटिश काउंसिल से किया था तो मैं आपको ब्रिटिश काउंसिल के बारे में गाइड करूँगा। दोनों ही ठीक हैं, कोई दूसरे से शायद बेहतर नहीं है। मैंने बस आइल्स इधर से किया था तो मैं आपको ये दिखा रहा हूँ। अब एक चीज़ देखनी है, विच वर्जन ऑफ द आइल्स इज़ राइट फॉर यू। आपने एकेडमिक नहीं करना क्योंकि ये पढ़ाई के लिए होता है। तो जो लोग स्टूडेंट वीज़ा पढ़ने के नियत से यहाँ आना चाह रहे हैं या कहीं भी जाना चाह रहे हैं, उनको आइल्स एकेडमिक चाहिए होता है। लेकिन बाकी लोग जो कि वर्क वीज़ा या फिर इमिग्रेशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उधर के लिए आपको जनरल ट्रेनिंग चाहिए होता है। हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। आपसे पूछ रहे हैं कि किस कंट्री में आप देना चाहते हैं, तो हम पाकिस्तान सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद कह रहे हैं कि आपकी कोई स्पेशल रिक्वायरमेंट्स हैं, अरेंजमेंट्स आपको चाहिए टेस्ट डे के ऊपर। फॉर एग्जांपल हो सकता है आप नाबीना हो सकता है आपको सुनाई कम देता हो सकता है आपको कोई और मसला हो। तो अगर है तो आप यहाँ पे यस करके फिर बता सकते हैं कि मुझे किस किस्म का एक्स्ट्रा सपोर्ट चाहिए। अगर फ़िलहाल इसको नो कर देते हैं। अब वो कह रहे हैं कि 2020 में 3 महीने रह गए हैं, तो आप कब आइल्स देना चाह रहे हैं। मैं फॉर एग्जांपल अपने आप को डेडलाइन देने के लिए, मैंने जब आइल्स दिया था तो मैंने, क्योंकि होता ही है क्योंकि आप हर बंदा अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ है, तो अगर आप अपने आप को एक डेडलाइन नहीं देते, मेरे केस में और हो सकता है इससे किसी और को भी फ़ायदा हो, कि अपने आप को एक डेडलाइन दें, अपने आप को फंसा लें, अपने आप को एक वो जो चीज़ कहते हैं ना तलवार लटका लें अपने गर्दन पे। अगर आप अपने आप को डेडलाइन दे लेंगे कि मैंने 15 नवंबर को आइल्स देना है, और वो पैसे भी आपसे अभी ही काट लेंगे, तो जब आपके पैसे कट चुके हैं और आपने अपने आप को बाउंड कर लिए कि 15 नवंबर को मैंने टेस्ट दे ही देना है, तो फिर आप पढ़ेंगे भी, फिर आप टाइम भी निकालेंगे, फिर आप अपना सारा कुछ मॉडिफाई करेंगे। लेकिन अगर आप कहें कि मैं बस तैयारी शुरू कर देता हूँ, हाँ टेस्ट दे दूँगा, तो वो चूँकि कोई यूनिवर्सिटी तो है नहीं कि जिसका एक सेट टाइम पे एग्ज़ाम होना है, आपने ख़ुद ही लेना है, तो वो फिर चीज़ आगे से आगे से आगे से आगे होती जाएगी, और फिर एक वक्त आएगा कि आपकी उम्र 31 साल हो जाएगी और आपके 5 पॉइंट्स वैसे ही कम हो चुके होंगे। तो अगर आप इस बारे में सीरियस हैं तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा, अपने आप को बाउंड कर लें, अपने आप को बांध लें, तलवार लटका लें अपने सर पे एक डेट सेलेक्ट करके। तो इसके बाद हम आ जाते हैं चूज़ लोकेशन पे। अब ये बोल रहा है, मैं अगर कहूँ कि लाहौर के अंदर, तो एडमिनिस्ट्रेड बाय ब्रिटिश काउंसिल, उसके बाद सर्च फॉर टेस्ट। अब उसने मुझे दिखा दिया कि जी मेरे पास 2 डेट्स आ रही हैं, 12 नवंबर और 21 नवंबर। तो 12 नवंबर अगर हम सेलेक्ट करें तो फिर वो कह रहा है कि ये पेपर बेस आइल्स होगा। ये ऑप्शन नहीं दे रहा कि कंप्यूटर बेस, क्योंकि कई जगहों पे कई मुल्कों में कंप्यूटर बेस भी होता है। मेरे इल्म में नहीं है कि पाकिस्तान में हो रहा है या नहीं, मेरा ख्याल है होता है, लेकिन इस डेट पे इस सेंटर के अंदर लाहौर में ये पेपर बेस ही होगा। और वो कह रहा है कि ये आइल्स ब्रिटिश काउंसिल इसको करवा रही है, और 2 उसने लोकेशन दी हैं, एक टोपैज़ जो कि मेरा ख्याल है जौहर टाउन में है, और दूसरा जो है इसने PC लाहौर में दिया है। अभी फ़िलहाल हम ये सेलेक्ट कर लेते हैं। तो ये जौहर टाउन का एड्रेस उसने दे दिया, और आप सेलेक्ट कर लें कि मुझे ये सही लगता है, और ये हो गया। अब उसने सीधा सीधा आपको यहाँ बता दिया कि जी 30,000 रुपये आपका ख़र्चा आने वाला है इसके ऊपर, अनलेस आपके पास प्रोमो कोड है, जो कि मेरा नहीं ख्याल किसी के पास होगा। और फिर वो कह रहा है कि ये आपका स्केड्यूल रहेगा। 12 नवंबर आपने डेट सेलेक्ट की है, 11:30 पे आप आएंगे, 1 बजे टेस्ट स्टार्ट होगा, 4:30 बजे टेस्ट ख़त्म होगा, यानी बेसिकली आपका पूरा दिन लग जाएगा, तो ऑफिस से छुट्टी ले लीजिएगा। और वेन्यू आपको 5 दिन पहले वो ईमेल कर देंगे एग्जैक्ट, वैसे तो उन्होंने ऊपर लिख भी दिया था। तो आपने कहा कि ठीक है जी। आप वो कह रहे हैं कि ये ऐसा नहीं है कि ये सब कुछ कंफर्म है, जब तक आप अपनी बुकिंग कंप्लीट नहीं करते हमें पैसे देंगे, फिर हम आपका स्लॉट बुक करेंगे। अभी तक कुछ भी कंफर्म नहीं हुआ। ये लोकेशन आ गई आपकी, ये कुछ इंस्ट्रक्शंस आ गई वो कोरोना वायरस की वजह से, फेस मास्क और क्लीनिंग और हाइजीन वगैरह। अब आइल्स में होता ये है कि आप रीडिंग, राइटिंग और लिसनिंग एक दिन में करते हैं, जो कि ये वाला टेस्ट होगा, यानी 1 से 3.5 घंटे का, और स्पीकिंग आपका एक अलग दिन पे होता है। तो फिर वो कह रहे हैं अगला स्टेप आपका ये है कि स्पीकिंग का आप सेलेक्ट करें कि कब आपने वो देना है। आपने 12 नवंबर को लिसनिंग, रीडिंग और राइटिंग टेस्ट सेलेक्ट किया, और उसके बाद स्पीकिंग के लिए उसने आपको अलग से डेट्स दे दी। तो वो आप फॉर एग्जांपल अगर आपने 12 को दिया, आप चाहे 11 को कर लें, 13 को कर लें, वीकेंड पे करना है सैटरडे को कर लें, मैं सैटरडे सेलेक्ट कर लेते हैं।
वो पूछ रहा है ये 10 मिनट का होता है सिर्फ, तो आपको वो टाइम स्लॉट्स दे रहा है, तो 12:40 दोपहर सेलेक्ट कर लें। और अली इंस्टीट्यूट ये यहीं पे होता है हमेशा से, और मेरा ख्याल है हमेशा यहीं पे होता रहेगा। तो यहाँ पे आपने जाना है, ये फ़िरोज़पुर रोड पे गुलाब देवी हॉस्पिटल के पास है। और आप ये सेलेक्ट करके, अब क्योंकि अब अभी तक हमने कोई अकाउंट क्रिएशन नहीं की, तो इसके बाद आपको वो क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करेंगे। आप अपनी यहाँ पे इंफॉर्मेशन डालेंगे जो कि मैंने पहले भी डाली थी, तो वो हम यहाँ पे रैंडम सेलेक्ट कर लेते हैं। कुछ भी ईमेल सेलेक्ट कर लेते हैं। पासवर्ड डाल लेते हैं कोई भी। और उसके बाद ये आपने अगर करना है या नहीं करना, आप कह दें मुझे कुछ भी ना भेजो, आई एग्री, और आप रजिस्टर कर लेंगे। आपका अकाउंट क्रिएट हो चुका है। अब आप लॉगिन करें उसमें। अब आप आ गए योर चोज़न टेस्ट पे। अब आपने ये जो प्रोसेस किया है वो कह रहा है कि 25 मिनट हैं आपके पास, हम आपकी ये डेट और आपका स्पॉट रखेंगे, क्योंकि लिमिटेड सीट्स होती हैं। तो अगर आप लेके बैठे हुए हैं सारा दिन, तो वो चाहेंगे कि आप इससे बेहतर है कि वो 10 और लोगों को केटर कर लें। तो इस वजह से 10 आपके पास 25 मिनट हैं ये सारा अप्रूव करने के लिए कि ये सब कुछ ठीक है। और वो कह रहे हैं कि आपने आते वक्त अपना ID कार्ड या पासपोर्ट एज अ फॉर्म ऑफ आइडेंटिफिकेशन लेके आना है। और जो 18 साल से कम के लोग हैं वो अपने वालिदैन या जो भी उनका गार्डियन है उनकी रिटन कंसेंट लेके आएँ। पेमेंट जो होगी वो अगर आप क्रेडिट कार्ड से कर रहे हैं, तो फिर वही क्रेडिट कार्ड जिससे आपने पेमेंट की है वो आपको टेस्ट डे के ऊपर लेके आना पड़ेगा। ठीक हो गया जी। और ये वो कह रहे हैं कि अगर आपने क्रेडिट कार्ड से अपनी पेमेंट की है तो वो ख़ुद लेके आएँ, और अगर आप किसी और का लेके आ रहे हैं तो उनसे इस्तेमाल की इजाज़त के लिए ऑथराइजेशन फॉर्म, ये ऑथराइजेशन फॉर्म उन्होंने दिए, इस पर आप क्लिक करेंगे वो खोल देगा। इन्फॉर्मेशन फिल आउट करनी है, ये उन लोगों के लिए जिनके पास क्रेडिट कार्ड नहीं है। अगर आपके पास है तो जस्ट अपना क्रेडिट कार्ड, पासपोर्ट या ID कार्ड लेके जाइएगा साथ में। इसको आप करेंगे बुक टेस्ट। अगले स्टेप पे वो आपको लेके आ गया कि वो कह रहे हैं कि आप अपने लिए कर रहे हैं, किसी और के लिए कर रहे हैं। आपकी इन्फॉर्मेशन वेरीफाई होगी, आपका एड्रेस होगा जिस पे आपको वो बाद में फ़ाइल, ये लोग ऑनलाइन कुछ नहीं भेजते, ये एक फ़िज़िकल हार्ड गत्ते के अंदर आपको एक बड़ा सा एनवेलप भेजेंगे जिसके अंदर सारा कुछ होगा। खैर, इसके आगे मैं अभी इन्फॉर्मेशन फिल नहीं कर रहा क्योंकि ये सारा प्रोसेस इसी तरह है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है। आपने देखा कोई इतना मसला नहीं। और आखिरी पॉइंट होगा जिस पे आपको वो बोलेंगे कि भाई 30,000 रुपया आप पे कर दें। जैसे ही आप करेंगे वो आपको इंस्ट्रक्शंस और कुछ चीज़ें भेज देंगे। हाँ, उसमें एक अच्छी चीज़ है कि वो आपको एक ऐप के क्रेडेंशियल्स भेजेंगे जो कि एंड्रॉयड और iOS पे है। वो ब्रिटिश काउंसिल IELTS प्रेप के नाम से एक ऐप है। उसके अंदर फ़ायदा ये है कि रियल टाइम में आपको रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग और लिसनिंग के टेस्ट्स की प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। 30 घंटे की प्रैक्टिस मटेरियल उसमें मौजूद है। तो वो ऐप के क्रेडेंशियल, आप ऐप डाउनलोड करें, वो लोग आपको यूज़र नेम पासवर्ड भेज देंगे। तो वो आप अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं कि प्रैक्टिस हो जाए आपकी, क्योंकि ये लोग चाहते हैं कि लोग मतलब अच्छा उस पर परफॉर्म करें, लेकिन वो आपको पैसे देने के बाद ही ऑप्शन मिल सकती है। अगर आप फ्री चाहते हैं तो आपको ऑनलाइन बहुत सारी फ्री एप्लीकेशंस भी ऐप स्टोर पे या गूगल प्ले स्टोर पे मिल जाएंगी, या अगर आप यूट्यूब पे इस तरह से भी सर्च करते हैं तो वो आपके देखने की बात है, आपको इन्फॉर्मेशन हर जगह से मिल जाएगी। तो बहरहाल ये कर लेंगे। तो अब आपने क्या किया जी, आपने अपनी वेस का काम आपने शुरू कर दिया, आपने अपना IELTS का काम आपने शुरू कर दिया, आपने अपना एक अंदाज़ा लगा लिया मेरे कितने नंबर बनते हैं। तो एक बंदा जिसने कभी इस बारे में कुछ नहीं सोचा, वो अगर कंप्यूटर पे बैठे तो ये 4 टैब्स, यानी कि आपका CRS, वेस, IELTS और CLB वाली जो मैंने आपको वो, खैर वो तो समझाने के लिए थी। तो ये 3 टैब्स बेसिकली आपको चाहिए होंगी। ये आप खोल के स्टार्ट कर दें इन पे काम करना। और जैसे ही आपके पास महीने बाद, ऑलमोस्ट 3 हफ्ते से 1 महीने के दौरान IELTS का रिपोर्ट कार्ड आ जाता है, 1.5 महीने के अंदर आपका वेस का आ जाएगा। जब आपके पास ये दोनों चीज़ें आ जाएंगी तो फिर आपने इनकी वेबसाइट पे दोबारा जाना है और वहाँ पे हम प्रोफाइल क्रिएट करेंगे और वहाँ पे वो इन्फॉर्मेशन डाल के हम पूल में एंटर हो जाएंगे। लेकिन वो सारा कुछ किसी आने वाली वीडियो में। ये वीडियो माशाल्लाह बहुत लंबी हो गई है, मैं इसको यहीं पर एंड करता हूँ। आई होप आपको इससे कुछ फ़ायदा हुआ। वीडियो लंबी हो गई है लेकिन फिर भी मैं चाह रहा था कि मैं जितनी इन्फॉर्मेशन दे सकूँ वो मैं दे दूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, और अगर आप समझते हैं इससे किसी और को भी फ़ायदा हो सकता है तो
तो ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं आप। और बाकी इंशाल्लाह आपसे किसी और वीडियो में मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।